2004 के वसंत में गठबंधन सैनिकों ने इराक युद्ध की सबसे बड़ी, खूनी और महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक बनने वाले एक विद्रोह को दबा दिया। संख्या में कम और बहुत बिखरे हुए अमेरिकी लड़ाकू सैनिकों को बगदाद के सबसे खतरनाक क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए जैश अल महदी से रक्त रंजित युद्ध करना पड़ा। यह सदर सिटी की घेराबंदी थी। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। इराक युद्ध, जो दूसरा खाड़ी युद्ध भी कहलाता है, 2003 में शुरू हुआ था, जब अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने सद्दाम हुसैन के बाद शासन को उखाड़ फेंका था। लड़ाई के दौरान गठबंधन सेनाओं और नई इराकी सरकार के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हुआ। इराक पर हमला बुश प्रशासन द्वारा 11 सितंबर हमलों के जवाब में शुरू किए गए व्यापक आतंकवाद विरोधी युद्ध का एक हिस्सा था। अक्टूबर 2002 में अमेरिकी कांग्रेस ने इराक में सैन्य बल के उपयोग की अनुमति देने का प्रस्ताव पारित किया। 20 मार्च 2003 को अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर शॉक एंड ऑन बमबारी अभियान शुरू किया, जिससे संघर्ष की शुरुआत हुई। बाद में गठबंधन सेनाओं ने जमीनी हमला किया, इराकी सेना को हराया, बाथिस्ट सरकार को गिराया और राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया, जिन्हें 3 साल बाद फांसी दी गई। सद्दाम के शासन को गिराने और गठबंधन अस्थायी प्राधिकरण की कुप्रबंधन के कारण सत्ता का शून्य पैदा हो गया। इससे इराक की बहुसंख्यक शिया मुस्लिम आबादी और सुन्नी मुस्लिम अल्पसंख्यक के बीच सांप्रदायिक गृहयुद्ध भड़क उठा, जिससे एक लंबे समय तक चलने वाला विद्रोह शुरू हो गया। 4 अप्रैल 2004 को युद्ध प्रारंभ होने पर महदी आर्मी मिलिशिया ने इराकी पुलिस को सदर सिटी के 3 पुलिस स्टेशनों से बेदखल कर दिया। अमेरिकी सेना की 1st कैवलरी डिवीजन की एक गश्ती टीम पर घात लगाकर हमला हुआ। उन 19 सैनिकों ने खुद को एक गली में फंसा हुआ पाया, जहां चारों ओर से गोलियां चलाई जा रही थी। सैनिकों ने एक घर में शरण ली, क्योंकि कई सैनिक घायल हो गए थे, एक को घातक चोट लगी थी और प्लाटून की 2 हमवीज भी खराब हो गई थी। 1st कैवलरी डिवीजन और 2nd आर्मर्ड कैवलरी रेजिमेंट के सैनिक अपने साथियों की मदद के लिए शहर में दौड़े, परंतु उन्हें भारी गोलाबारी, आरपीजी और पाइप बमों का सामना करना पड़ा। रात के अंत तक 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए और इस खूनी लड़ाई में 51 अन्य घायल हुए। मादी विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ के बाद 759 मिलिट्री पुलिस बटालियन ने पुलिस स्टेशनों पर पुनः नियंत्रण पाया। इराकी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सैकड़ों मिलिशिया सदस्यों की मौत हुई, फिर भी कई गरीब इलाकों पर मादी सेना का नियंत्रण बरकरार था। 2006 के अंत तक 5 साल की खूनी हिंसा के बाद बगदाद का आधा से ज्यादा हिस्सा और देश का अधिकतर भाग अभी भी बिना किसी चुनौती के असुरक्षित और उपेक्षित था। मृतकों और वित्तीय लागत की संख्या लगातार बढ़ती रही, क्योंकि अमेरिकी सेना के पास प्रमुख इराकी गढ़ों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जनशक्ति नहीं थी। हालांकि युद्ध प्रयासों में भारी निवेश किया जा रहा था। बगदाद के कई इलाकों पर शक्तिशाली अपराधी गिरोहों ने हमला किया था। कानून और व्यवस्था के अभाव में लाखों इराकी नई चुनी गई सरकार द्वारा सुरक्षा न मिलने से लगातार जान के खतरे में जी रहे थे। जैश अल मदी नामक एक आपराधिक संगठन, जो एक शिया समूह था, ने बगदाद के पूर्वी हिस्से के विशाल झुग्गी क्षेत्र सदर सिटी पर नियंत्रण कर लिया था। सार्जेंट कॉनराड लुडविग के अनुसार, जो बुल कंपनी में सेवा कर चुके थे, जैश अल मदी विश्व की सर्वाधिक कुशल, प्रशिक्षित, संगठित और सुसज्जित विद्रोही मिलिशियाओं में से एक थी। मुक्तदा अल सदर के नेतृत्व में जैश अल महदी ने शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में अपने गढ़ से कठोर शरिया कानून लागू कर लाखों लोगों को कष्ट पहुंचाया। सदर सिटी 1958 में बनाया गया था। बगदाद के प्रवासियों को बसाने हेतु निर्मित यह शुरू से ही गंदगी और बदतर परिस्थितियों से जूझता रहा। घेराबंदी के समय यहां लगभग 24 लाख लोग रहते थे, जो सिर्फ 20 वर्ग किलोमीटर या 8 वर्ग मील के क्षेत्र में ठूंसे हुए थे। यह तंग गलियों और संकरी सड़कों की भूल भुलैया थी, जो ज्यादातर झोपड़ियों और छोटी इमारतों से बनी थी। 2006 के अंत में
सदर सिटी, थौरा जिला और दो छोटे आसपास के इलाकों में सुन्नी अल-कायदा और शिया जैश अल मेहदी के बीच हिंसक हमले और बदले की कार्रवाइयां हुईं। अमेरिकी सैनिक, इराकी सुरक्षा बल और नागरिक दोनों पक्षों के निशाने पर रहे। अल-कायदा द्वारा वाहन जनित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस और अन्य विनाशकारी रणनीतियों का इस्तेमाल इराक युद्ध के दृष्टिकोण को प्रभावित करने के लिए किया गया था। हर दिन औसतन 200 से 250 सांप्रदायिक हत्या के शिकार लोगों के शव सड़कों पर फेंके हुए पाए जाते थे। सांप्रदायिक रक्तपात को रोकने के प्रयास में अमेरिका ने लगभग 30,000 सैनिक भेजे, जिन्हें 5 लड़ाकू टीमों में बांटा गया था। हालांकि अमेरिकी सेना सदर सिटी में तैनात नहीं थी, थोरा जिला को बगदाद सुरक्षा योजना के तहत एक सर्ज बटालियन दी गई थी। मस्जिदों और बाजारों के आसपास भीड़ भाड़ वाली जगहों की सुरक्षा के लिए कंक्रीट की दीवारें और चेक पॉइंट्स बनाए गए, क्योंकि ये अक्सर गोलीबारी और बम धमाकों का निशाना बनते थे। अमेरिकी सर्च की शुरुआत को लगभग 15 महीने बीत चुके थे। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था कि इराकियों को मोहल्लों को साफ सुथरा और सुरक्षित बनाने, स्थानीय लोगों की सुरक्षा करने और यह सुनिश्चित करने में मदद करनी है कि इराकी सेना बगदाद को पर्याप्त सुरक्षा दे सके। परिणाम हासिल किए गए थे। अल-कायदा को काफी हद तक कमजोर किया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर हताहत होने वाली घटनाओं में कमी आई थी। इराकी सरकार की स्थिति मजबूत हुई थी और गठबंधन सेनाओं ने ज्यादातर हिस्सों में जैश अल महदी मिलिशिया को नियंत्रित कर लिया था। लेकिन सदर सिटी अब भी एक बड़ी समस्या थी। 23 मार्च को जैश अल महदी ने बगदाद के लक्ष्यों पर रॉकेटों की बौछार शुरू कर दी और अगले कुछ दिनों में कई इराकी सुरक्षा बलों की चौकियों पर कब्जा कर लिया गया। वहां 2 से 4,000 के बीच लड़ाके थे। कुछ प्रशिक्षित थे और बाकी स्थानीय लोग। उनके हथियारों में मशीन गन, रॉकेट ग्रेनेड और भारी मात्रा में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव शामिल थे। 28 मार्च 2004 को इराक की कोएलिशन प्रोविजनल अथॉरिटी ने लोकप्रिय अखबार अल हौजा, जिसे मुक्तदा अल सद्र के समूह द्वारा प्रकाशित किया जाता था, को हिंसा भड़काने के आरोप में 60 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया। फिर मुक्तदा अल सद्र के एक शीर्ष सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों घटनाओं ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करवाए। अंततः अल सद्र ने अपनी मिलिशिया को न केवल सद्र सिटी में बल्कि संपूर्ण बगदाद और इराक के अन्य शहरों में भी उठने का आह्वान किया। ऑपरेशन गोल्ड वॉल 15 अप्रैल 2008 को शुरू हुआ। रोजाना 1st बटालियन 68 आर्मर्ड रेजिमेंट और 1st स्क्वाड्रन 2nd स्ट्राइकर कैवेलरी रेजिमेंट कंक्रीट बिछाने का काम करती थीं। ये दीवारें बगदाद में पहले बनाई गई कंक्रीट की दीवारों से उद्देश्य में भिन्न थीं। इसका मकसद आबादी की सुरक्षा करना था, मिलिशिया को सदर सिटी के अंदर ही रोकना, न कि उन्हें बाहर रखना। हर रात यूनिट्स एक बड़ा काफिला बनाती थी, जिसमें टैंक, कंक्रीट बैरियर ले जा रहे फ्लैटबेड ट्रक, ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल्स और एक क्रेन शामिल था। मैडी की पहली रणनीति थी सड़कों के किनारे आईडी लगाकर एक रक्षात्मक क्षेत्र बनाना। वे हर दिन उन्हें दीवार निर्माण स्थल तक ले जाते थे। सदर सिटी की कचरे से भरी गलियां अस्थायी बमों को छिपाने के लिए एकदम सही जगह थी। इसलिए लड़ाकू इंजीनियरों का पहला काम था रास्ता साफ करना। जो भी बम मिले उन्हें निष्क्रिय कर सबूत के तौर पर इकट्ठा करना। यह एक लंबी और मेहनत भरी प्रक्रिया थी, इसलिए टैंकों को लाया गया ताकि वे एक 120 मिलीमीटर कैनिस्टर राउंड से कचरे को उड़ा सकें और वहां छुपे हुए आईडी को साफ कर सकें। ये दीवारें केवल रात में बनाई जाती थी ताकि अमेरिकी सैनिक नाइट विजन तकनीक का लाभ ले सके। मादी स्नाइपर्स ने रूट गोल्ड के लिए परेशानी खड़ी की, जिसके बाद विशेष ऑपरेशन बलों ने काउंटर स्नाइपर की भूमिका अदा की। यूनिट्स 13 घंटे की घुमावदार शिफ्ट में काम करती थी। दुश्मन की मुठभेड़ के कारण कंक्रीट बैरियर लगाने का तरीका इतना भिन्न था कि कुछ रातों में एक भी बैरियर नहीं लगा, जबकि सर्वाधिक उत्पादक पाली में 105 से ज्यादा बैरियर स्थापित किए गए।
जब मिलिशिया को एहसास हुआ कि आईडी काम नहीं करेगा, तो उन्होंने रणनीति बदल दी और लड़ाके सीधे गोलीबारी से अमेरिकी सैनिकों का सामना करने लगे। माओवादी के छिपना छोड़ने के बाद वे गठबंधन के बेहतर हथियारों के आगे कमजोर साबित हुए। हवाई आईएसआर क्षमताओं के कारण उनकी पहचान और निशाना बनाना सरल हो गया। गोल्ड वॉल ने मिलिशिया की वित्तीय सहायता काटने में मदद की, क्योंकि वे पास के अमीर इलाकों और जमीला मार्केट से अलग हो गए, जहां वे निवासियों और व्यापारियों से वसूली करते थे। दीवार से लड़ने के कारण मिलिशिया की कार्यक्षमता प्रभावित हुई और संसाधन कम हो गए। महदी शहर की दीवारें बनने और शहर के अंदर बंद होने से हमलावर दल छोटे होते गए। मई के अंत तक, जब दीवारें सदर सिटी की अन्य बाधाओं से जुड़ी, दुश्मन के हमले एक हफ्ते में 138 से घटकर 8 रह गए। अमेरिकी सेना को 4000 टी सेक्शन कंक्रीट लगाने में सिर्फ कुछ हफ्ते लगे थे। परिणाम स्वरूप 3 मील लंबी और 12 फुट ऊंची दीवार बनी। मुकत्तदा अल सद्र ने 12 मई को युद्ध विराम की घोषणा की और 3 दिन बाद दीवार का आखिरी सुनहरा हिस्सा लगाया गया। मदीस कमजोर हो गए थे, क्योंकि सदर सिटी में उनके लड़ाकों की संख्या घट रही थी और वे अपनी ताकत बढ़ाने या एक प्रभावी लड़ाकू बल के रूप में काम करने में असमर्थ थे। हालांकि महदी पूरी तरह से पराजित नहीं हुए थे, लेकिन इसका मतलब यह था कि सरकार सदर सिटी पर दोबारा नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर सकती थी और सरकारी पुनर्निर्माण परियोजनाएं, जिनमें इराकी और गठबंधन दोनों सेनाएं शामिल थीं, शुरू हो सकती थी। मुकत्तदा अल सद्र के प्रतिनिधियों और इराकी सरकार के बीच एक समझौता हुआ कि इराकी सैन्य बल शहर में प्रवेश कर सकते हैं, चेक पॉइंट स्थापित कर सकते हैं और बचे हुए किसी भी मिलिशिया सदस्य को तलाश सकते हैं। 20 मई को 6 इराकी बटालियन सदर सिटी के उत्तरी इलाकों में दाखिल हुई। यह ऑपरेशन सलाम का हिस्सा था, जिसका अरबी में मतलब है शांति, और ज्यादातर नागरिकों ने इसका स्वागत किया। मदी सेना के मिलिशिया लड़ाकों ने कोई विरोध नहीं किया और इमाम अली और सदर अस्पतालों को सुरक्षित कर दिया गया। जनरल कासिम अत्ता ने कहा कि इराकी बलों ने 100 बमों को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया था। सदर सिटी की घेराबंदी में कम से कम 941 लोगों की मौत हुई थी। इस आंकड़े में 22 अमेरिकी सैनिक, 17 इराकी सैनिक, 331 उग्रवादी और 591 नागरिक शामिल है। 100 अमेरिकी सैनिक और 1700 से अधिक नागरिक घायल हुए। साड़े सिटी पर नियंत्रण के लिए लड़ाई कठिन थी, क्योंकि गठबंधन बलों को कड़े राजनीतिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। दुश्मन झुग्गी बस्तियों को अपना ऑपरेशन बेस और हाइडआउट के रूप में इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वैकल्पिक उपाय करने पड़े। घर घर तलाशी या निवासियों को निकालना कभी भी विकल्प नहीं था, क्योंकि ऐसी सांप्रदायिक स्थिति बहुत अस्थिर थी। इराकी सरकार के पास उन 20 लाख विस्थापितों को सुरक्षित रखने के लिए लॉजिस्टिक रूप से कोई जगह नहीं थी। दुश्मन को अलग करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय था। 21 मई 2008 तक पूरे सदर सिटी को इराकी सेना की इकाइयों द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था। राष्ट्रपति बुश ने सभी अमेरिकी लड़ाकू सैनिकों को वापस बुलाने पर सहमति जताई और 2011 में राष्ट्रपति ओबामा के नेतृत्व में इराक ने इस प्रक्रिया को पूरा होते देखा। हालांकि जब युद्ध इस्लामिक स्टेट की लगातार बगावत में बदल गया, तो अमेरिका 2014 में इराक लौटा और कंबाइंड जॉइंट टास्क फोर्स ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व नामक एक नए गठबंधन का नेतृत्व किया।